हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता वाई का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी दे दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए x2, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक, हाँ, तो ये हो जाएगा कितना 64, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये हो जाएगा आपको y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर होगा 100 माइनस 64। ठीक है, 100 माइनस का 64 जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, यानी y प्लस 3 बराबर क्या होगा, ये रूट हटेगा तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो y का मान आएगा आपको 9। ठीक है, y का मान कितना आएगा, तो माइनस का 9 और यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 9 और प्लस का 3। ठीक है, माइनस का 9 और प्लस का 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये कहता है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि चूँकि 2.4 लीटर में ये तय करता है 43.2 किलोमीटर। ठीक, तो 1 लीटर में कितना तय करेगा, तो 1 लीटर में करेगा 43.2 बटा में 2.4। ठीक है, यानी ये 18 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 33 है कि 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर स्थित है। तो मान लीजिए इस पर एक मूर्ति है 1.5 मीटर ऊंची। ठीक, फिर कह रहा है कि किसी बिंदु जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मूर्ति के शीर्ष बिंदु, ठीक है, एवं स्तंभ के शीर्ष बिंदु के उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण दे दिया गया 60 और 45। तो ये है आपको 45, ये है आपको 60। ठीक है, तो 60 और कितना है 45 है। अब ध्यान देना है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई का रहा, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई मान लीजिए इसको h मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो अब इसमें देखें तो 10 45, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1। ठीक, तो ये भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। ठीक है, ये यदि h है अब 1, यानी ये h है तो ये भी h हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक h तो यहाँ से यहाँ तक h। 10 60, तो इसमें देखिए 10 60 का मान होता है √3, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। ठीक, √3 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो √3 का मान क्या है, √3 का मान है h प्लस 1.5। ठीक है, h प्लस 1.5, तो √3 का मान है h प्लस में 1.5, h प्लस 1.5। तो यदि यहाँ पे देखें तो हमको निकालना है आपको h प्लस 1.5। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी h बराबर क्या होगा, h बराबर हो जाएगा √3। ठीक है, √3 माइनस, अब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 यूनिट। तो देखिए इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो √3 या फिर ये कहें कि और h का मान 1 है तो √3 माइनस 1 बराबर है 1.5। ठीक है, √3 माइनस 1 कितना है 1.5, √3 माइनस 1 है 1.5, तो 1 यूनिट का मान होगा 1.5 बाई √3 माइनस 1, क्या होगा 1.5 बाई √3 माइनस 1। परमीकरण कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू √3 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको √3 का मान यहाँ पे आप रख दीजिए तो कितना होगा
ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.732 1.732 प्लस 1/2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.3366, यानी यह जगह 2.049। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, कहता है कि एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को इतना मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू किया, जो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का रेशियो दे दिया गया है। ठीक है, तो कहता है कि किस दूरी में कितना किलोमीटर दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो दूरी आपको पता है। ठीक है, यहाँ से आप सापेक्ष चाल निकाल लें। तो यहाँ पे कहता है कि कितनी दूरी पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, यानी पुलिसकर्मी का चाल है 8 बट्टा टोटल कितना है, तो 8। ठीक है, 8 बट्टा सापेक्ष चाल होगा 8 - 7 इंटू में 4 450। ये घटाओगे तो 1 आ जाएगा 0। 8 पंचे 40, 8 चौक 32 और 4 36, यानी 3600 मीटर। यानी ये हो जाएगा कितना, 3.6 किलोमीटर। ये ऑप्शन। देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो दोनों और स्क्वायर कीजिएगा तो 1 + 25 बट्टा 144 बराबर हो जाएगा, या नहीं तो ऐसा कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 5 4 9 4 2 4 169/144। ये होगा 1 + x/12। ठीक है, रूट में तो ये होगा 13/12 बराबर 1 + x/12। ठीक है, 1 + x बट्टा, इस 1 को इधर लाइएगा तो 1/12 बराबर होगा x/12। ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल, तो x का मान निकल जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी। अतः 2 वृत्त जिसकी त्रिज्या दे दिया गया है, ठीक है, 25 और 9 है, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, तो देखिए अनुस्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगा √4 r1 r2। ठीक है, क्या हो जाएगा, √4 r1 r2, यानी √4 r1 है 25, r2 है 9, यानी 2 5 3, यानी 30। ये ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी। फिर कहता है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी। ठीक है, दोगुनी। इन दोनों में देखिए 3 और 1 में 2 का अंतर है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, और इस 2 और 1 में 1 का अंतर है, इसको 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2। अब देखिए 4 और 3 में 1 का अंतर, 2 और 1 में 1 का अंतर, तो 1 यूनिट का मान होगा 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, यानी 15। 1 यूनिट का मान 15। तो कहता नूरी के वर्तमान आयु, तो यहाँ पे देखिए 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 45, लेकिन ये 5 वर्ष पहले है तो वर्तमान में कितना होगा 50। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक कंबल को इतना रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी ये कहें कि 70% का मान आपको पता है कितना, 1148। ठीक है, तो यहाँ पे कहता 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 105% का मान क्या होगा, तो इतना बट्टा 70 गुना में, तो 105। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 1722। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहता अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किसे नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है, 39 का होगा बी, टीवी सोमनाथन। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने राजीव गौबा के स्थान पर टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। श्री विक्रम मिश्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। अगस्त 2024 में विजय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका में भारतीय राजदूत का पदभार संभाला। CS सेट्टी को SBI के अगले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। अप्रैल 2024 तक जो है 69 जीआई टैग के साथ वर्तमान में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। 30 मार्च 2024 को विभिन्न राज्यों को एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग 63 जारी किया जाने का रिकॉर्ड बना है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल 2003 में। फिर 1999 में भारत में भौगोलिक संकेत यानी पंजीकरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, यानी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जेल के कैदियों के लिए हिम केयर योजना शुरू किया गया है। फिर है कि ओडिशा राज्य सरकार द्वारा जारी स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम जग मिशन को यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम यानी 32वां सदस्य देश बना है? तो ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। तो देखिए यूरोपीय देश स्वीडन नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है। इसरो जो है तो यहाँ पे इसरो पूर्व 31वां सदस्य देश के रूप में देखिए इससे पूर्व 31वां सदस्य देश के रूप में फिनलैंड नाटो का सदस्य बना है, ठीक है, और 32वां बना है आपको स्वीडन। नाटो का 30वां सदस्य देश मैसेडोनिया राजधानी स्कोप्जे को बनाया गया। 1949 में स्थापित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन। नेक्स्ट कहता है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये ऑप्शन बिहार। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है बिहार में स्थापित किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी किनारे स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा गंगीय डॉल्फिन को जो है 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कहता है 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LX-02 का सफल लैंडिंग कराई गई, इसका नाम है पुष्पक। तो 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LX-02 का सफल लैंडिंग कराई गई है, जिसका नाम है पुष्पक। अंतरिक्ष विज्ञान में युवकों को प्रेरित करने हेतु इसरो ने हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में मंगल ग्रह पर शोधकर्ताओं द्वारा नोटिक्स ज्वालामुखी की खोज की है। भारत की महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योमित्रा को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहे हैं? तो 7वें। तो हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत 7वां स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंकिंग 49वां है। कहता है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 111वां थी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत 67वां स्थान पर रहा। नेक्स्ट 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में सही कथन, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 16 अगस्त 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के विजेताओं के नाम का ऐलान कर दिया है। फिर है कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुनी गई हस्तियों को अक्टूबर 2024 में अवार्ड से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सम्मानित
किया गया। फिर है कि 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी फिल्म कांतारा ने जीता है। इसमें नित्या मेनन फिल्म जो है तिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख दी कच्छ एक्सप्रेस को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मनोज वाजपेयी की फिल्म गुलमोहर ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान जो है स्वराज बाईजात्या को उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए मिला है। पंडित नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया 14 अगस्त 1947 को। पंडित नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट 14 अगस्त 1947 को दिया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जो भाषण दिया था उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें कहा कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू ने वर्ष 1912 में बांकीपुर कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वर्ष 1929 में नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उपनिरपेक्ष आंदोलन नाम को जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी भू राजनीतिक उपलब्धि माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र बन गया। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था। ठीक है, जिसने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था। उसने अनेक मठ एवं बौद्ध विहार बनवाए। फिर है कि महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। बता कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? बी, फिरोज शाह तुगलक। तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त किया। जगन्नाथ मंदिर कई बार आक्रमणकारियों के आक्रमण का शिकार हुआ। जगन्नाथ मंदिर पर हमले और विध्वंस का पहला उल्लेख सन 1340 में मिलता है, जब बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर इसको नष्ट कर दिया। मंदिर पर दूसरा हमला 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इस आक्रमण में जगन्नाथ मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ था। जगन्नाथ मंदिर पर तीसरा हमला 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के सेनापति जो इस्माइल खान गाजी ने किया था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगराज वंश के राजा अनंत वर्मन फिर है कि चोडंगदेव द्वारा किया गया। जगन्नाथ मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई। इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है। बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? तो हसन सूरी। बिहार में सासाराम का जागीरदार हसन सूरी था। शेर शाह के पिता हसन खान सूरी एक अफगान शासक का जमींदार था। उन्होंने सासाराम की जागीर जमाल खान से उनकी सेवाओं के लिए इनाम स्वरूप मिला था। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह ने सोने के सिक्के, अशरफी, चांदी का सिक्का, रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्के चलाया। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह
1543 से 53 था। भारत में प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन पुर्तगाली। तो भारत में प्रथम छापखाना पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहला प्रेस 1550 के दशक में पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में जो है सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। पहली किताब पुर्तगाली मिशनरियों ने 1557 में प्रकाशित की थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 भारत में पहला पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत जो सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहा जाता है। पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड के निवासी था। भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के आगमन का क्रम पहले हुआ पुर्तगाली, उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच, ठीक है, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज, उसके बाद है डेनिश, ठीक है, और उसके बाद है फ्रांसीसी। तो याद रखना है भले। तो भारत में यूरोपीय व्यापार शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। नेक्स्ट, 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू हंटर। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। डब्ल्यू हंटर का कार्य 1854 के वृहद डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया था। हंटर आयोग का मुख्य सुझाव प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद अगले 2 दशक तक देश में शिक्षा का उल्लेखनीय विकास हुआ तथा पंजाब विश्वविद्यालय 1882 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 की स्थापना हुई। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रेलवे आयोग 1902 विश्वविद्यालय शिक्षा का आकलन करने तथा उनकी कार्य क्षमता के संदर्भ में सुझाव देते हुए टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? सी ऑप्शन 1849। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित की गई। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने की बात करते थे। इसकी बैठकों में सदस्य निम्न जाति के लोगों द्वारा जो है पकाया गया भोजन ग्रहण करते थे। वे महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में भी विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के युवा शिक्षित ब्राह्मण मंडली में शामिल हुए, लेकिन 1860 के बाद आंदोलन ध्वस्त हो गया। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा सभा की स्थापना कोलकाता में की, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया। राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभाव का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तथा भारत के लिए रैयतवारी व्यवस्था की वकालत किसने की थी? तो टॉमस मुनरो। भारत के लिए रैयतवारी व्यवस्था की वकालत टॉमस मुनरो ने की थी। रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर 1820 से 1827 नियुक्त किया गया। 1825 में यह
व्यवस्था बम्बई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गया। कहता है कि इस अवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। यह अवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम व कुर्ग आदि क्षेत्रों पर लागू थी। यह जो है लगभग 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई, लेकिन वसूली अधिक किया जाता था। यह व्यवस्था अस्थायी नहीं थी, लगान का जो पुनर्निर्धारण किया जाता था। फिर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में किया गया। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया। यूपीए सरकार की यह महत्वाकांक्षी मिशन थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची के प्रभात फेरी मैदान में किया गया। 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस योजना को संपूर्ण देश में लागू किया गया। आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इस योजना के द्वारा 10 करोड़ से अधिक परिवार को 5 लाख का मेडिकल बीमा दिया गया। इंद्रधनुष मिशन का संबंध चिकित्सा से है। इसके अंतर्गत 7 बीमारी के टीके देने से प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में 12 रोगों के टीके का प्रावधान इसके अंतर्गत है। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो गोरखपुर। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा गोरखपुर नामक स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है। आंध्र प्रदेश कोवारा प्रस्तावित नाभिकीय रिएक्टर कोवारा आंध्र प्रदेश। जैतपुर महाराष्ट्र। माही बांसवाड़ा राजस्थान। चुटका मध्य प्रदेश। कवाली आंध्र प्रदेश। नाभिकीय रिएक्टर द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने किया था। नेक्स्ट 57 देखिए, कहता है कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? 57 का सी, बैकाल झील। तो मात्रा यानी आयतन के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बैकाल झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में 2 राज्यों जो है इरकुत्स्क ओब्लास्त और बुर्यात गणतंत्र की सीमा पर स्थित है। यूनेस्को ने बैकाल झील को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इस झील की अधिकतम गहराई 1600 मीटर से अधिक है और औसतन गहराई 740 मीटर से अधिक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है सुपीरियर झील। विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील टिटिकाका झील। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है अवस्थित झील है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वुलर झील है। भारत का सर्वाधिक जो है नमकीन झील सांभर झील है। भारत की सबसे सर्वाधिक नमकीन झील सांभर झील है। नेक्स्ट कहता है किस भारतीय राज्य में जो है पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? 58 का होगा तमिलनाडु। तो भारतीय राज्य तमिलनाडु में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल। गतिशील वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। हवा का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। हवा की गति 8 से 23 मीटर पर सेकेंड। तो 12 हेक्टेयर में 1 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन जो है चक्तियों को लगाया जाता है। इसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देश में चीन, यूएसए, ब्राज़ील, स्पेन, भारत शामिल। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया? तो डिगबोई। तो असम में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई में खोजा गया था। डिगबोई तेल शोधक कारखाना एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। डिगबोई तेल कारखाना 1901 ठीक है 1901 में स्थापित किया गया। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में जामनगर तेल शोधक कारखाना है। विश्व में सर्वप्रथम तेल की खुदाई 1859 में यूएसए में किया गया। खनिज तेल अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? 60 का होगा बी, पंजाब। तो भारत में पंजाब राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत 245 किलो से अधिक है। भारत में सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त कर चुका है। पोटाश उर्वरक के लिए भारत आयात पर निर्भर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश सी, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों के क्रम, तो पहले स्थान पर है रूस, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है चीन, चौथा पे है अमेरिका, पांचवा पे है ब्राज़ील, छठा पे है ऑस्ट्रेलिया, सातवां पे है भारत। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है रूस, दूसरे पे कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देशों का क्रम देखें तो फर्स्ट पे है भारत, सेकंड पे है चीन, तीसरा पे है अमेरिका, चौथा पे है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस का क्षेत्रीय विस्तार यूराल पर्वत के पश्चिम में भी है, अर्थात यूरोप में भी है। एशिया का सबसे उत्तरी देश रूस है और एशिया का सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया है। एशिया का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया है। एशिया का दक्षिणी देश इंडोनेशिया है और एशिया का पूर्वी देश भी इंडोनेशिया है। एशिया का सबसे पश्चिमी देश तुर्की है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है तथा मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश को द्वीपीय महादेश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। कहता है कि किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। 1988 में धुबरी से सादिया तक 1891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में जो पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सबसे राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार जो है देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिसमें से 106 जो है जलमार्ग एवं 2016 में घोषित किया गया। जलमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा से हुगली नदी से संबंध है। कहता 1 kg द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को केंद्र से जाती हुई अंतरिक्ष की तीव्रता 50
रेडियन पर सेकंड से कोणीय वेग से घुमाया जाता है। तो यहाँ पे तो देखिए घूर्णन की गतिज ऊर्जा, घूर्णन की गतिज ऊर्जा जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए। तो चूँकि m बराबर कितना है 1 kg, r बराबर है 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.03, ठीक है। और ओमेगा बराबर कितना है 50 रेडियन, ठीक। तो गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा कितना 1/5 mr² ओमेगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1 इंटू 0.03 का होल स्क्वायर इंटू में 50 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9/20 जूल, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी कहता है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 6वां आवर्त तथा तीसरा समूह। तो देखिए दीर्घवृत्ताकार आवर्त सारणी में 6वां आवर्त तथा तीसरे समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। जितना आवर्त होते हैं उतने ही कक्षाएं होती हैं, जिसमें आवर्त की संख्या उतनी ही अधिक होती है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त, ठीक है, तथा 18 वर्ग हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं तथा छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जड़त्व आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है। तो सी छोटी आंत। मनुष्य यानी ह्यूमन में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मानव भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया और अवस्थाओं से गुजरती हैं। पहला है अंतःग्रहण, ठीक है, दूसरा है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है मल परित्याग। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं जैसे इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना यह स्वांगीकरण कहलाता है। कहता है साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या 15। साइक्लोपेंटेन में एक बंधों की कुल संख्या 15 है, ठीक है। तो कुल एकल बंध या कुल एकल जो हो जाएगा 6 बंध हो जाएगा 50। सॉरी। तो देखिए साइक्लोपेंटेन में कुल बंधों की संख्या कितना है 15 है। साइक्लोपेंटेन सिग्मा बंधों की संख्या 15। साइक्लोपेंटेन समचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। तो एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश की किरण का आपतन कोण 0 होता है, 0 डिग्री, ठीक है। कितना होता है तो 0 डिग्री होता है। जब किसी कांच की पट्टी लंबवत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद उसी रेखा पर वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं तो अभिलंब से दूर भागती है या अभिलंब की ओर मुड़ती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण विशिष्ट माध्यमों में प्रकाश की वर्ग में अंतर का है। अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फास्फोरस।
तो एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में फास्फोरस खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, एडीपी से एटीपी का रूपांतरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एडीपी प्लस पीआई प्लस ऊर्जा ये एटीपी बनाता है। पायरोफॉस्फेट बंधन जो एटीपी अणु में दूसरे और तीसरे फॉस्फेट समूह को जोड़ता है, एक ऐसा सहसंयोजक बंधन है जो ऊर्जा संग्रहित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में एडीपी के मियोस्मोसिस फॉस्फोराइलेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से एटीपी में परिवर्तित होता है। एटीपी को ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकेंद्रकीय कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे होगा झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। तो प्राकेंद्रकीय कोशिकाओं की कुछ विशेषताओं में गलत हैं। इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुण जैसे केंद्रिका झिल्ली अनुपस्थित होता है, बिना झिल्ली के कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंतःप्रदेश जालिका नहीं पाई जाती हैं। इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स के उदाहरण है जीवाणु, नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया आदि। कहता है कि किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन यानी प्लास्टिक। प्लास्टिक अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक होता है। प्लास्टिक बड़े भार का कार्बनिक पदार्थ होता है। यह लंबी कार्बन श्रृंखला वाले पॉलीमर के रूप में होते हैं। प्लास्टिक की खोज 1846 में प्रसिद्ध जर्मन रसायनज्ञ क्रिश्चियन श्रनइन ने किया था। प्लास्टिक ग्रीक भाषा के प्लास्टिक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ढालना। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिव। थर्मोप्लास्टिक इसे बार बार गर्म कर ढाला जा सकता है, जैसे पीवीसी, नायलॉन, पॉलीथीन आदि। थर्मोसेटिंग इसे केवल एक बार गर्म कर ढाला जा सकता है, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन आदि। प्लास्टिक और जैव निम्नीकृत पदार्थ हैं, जबकि चमड़ा, मलमूत्र, कागज जैव निम्नीकृत पदार्थ हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।